दोस्तों ये स्टोरी का 19वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। अभिमान की बात सुनकर आराध्या हैरानी से अभिमान को देखने लगी। अभिमान ने आईब्रो चढ़ाकर कहा, हाँ तो बताओ मेहंदी के लिए इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, जबकि ना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ना तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। और तुम्हारे अकॉर्डिंग तो मैंने तुम्हारी सिचुएशन का फायदा उठाया है, लेकिन देखो तुम तो अपनी शादी को एंजॉय कर रही हो। अपने लहंगे को देखा है? यह सुनकर आराध्या ने अपने लहंगे की तरफ देखा जो बहुत सुंदर था। अभिमान हाथ बांधकर बोला, यह लहंगा लाखों का है, तुम्हारा भाई अपना फ्लैट भी बेच देगा तो भी इतना महंगा लहंगा तुम्हें नहीं दिला पाता। मानो ना मानो तुम दोनों भाई बहन ने मेरे मम्मी पापा के शरीफ होने का फायदा बहुत उठाया है। यह सुनते ही आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा। अभिमान बोला, सही तो कह रहा हूँ, और अगर गलत कह रहा हूँ तो तुम इस मेहंदी को अभी के अभी बिगाड़ दो। मैं मान जाऊंगा कि तुम मेरे पेरेंट्स का फायदा नहीं उठा रही हो। आराध्या गुस्से में अभिमान को देख रही थी। अभिमान ने अपना एक हाथ आराध्या की चिन पर लगाया और बच्चों की तरह उसके चेहरे को हिलाकर कहा, चले, तुम्हें तो गुस्सा आ गया। वैसे गुस्सा क्यों आया, मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। तुम तो अपनी शादी को पूरी तरीके से एंजॉय कर रही हो, एक से एक महंगे आउटफिट पहन रही हो। तुम्हारी शादी के फंक्शन देखो कितने अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तुमने तो सपने में भी अपनी शादी ऐसे होते हुए नहीं सोचा था, लेकिन तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से तुम्हारी शादी हो रही है। अब आराध्या से बर्दाश्त नहीं हुआ, वह हल्के गुस्से में बोली, हो गई तुम्हारी बकवास या और करनी है। अभिमान आराध्या के थोड़ा सा करीब आकर बोला, अभी नहीं हुई, कल तुमने मुझे परेशान किया था, आज मैं करूंगा। आराध्या हैरानी से अभिमान को देखने लगी। अभिमान बोला, कल तुमने मुझे गुदगुदी की थी ना। आराध्या 2 कदम पीछे हटकर बोली, अभिमान ज्यादा स्मार्ट मत बनो, हटो मेरे सामने से। अभिमान ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो हिसाब बराबर करूंगा। आराध्या नाम में गर्दन हिलाने लगी, लेकिन अभिमान की अपनी उंगलियों को चलाता हुआ आराध्या के पास आने लगा। हालांकि अभिमान ने अभी आराध्या को छुआ नहीं था, लेकिन आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अभिमान अभी उसे छू लेगा और उसे गुदगुदी होगी, और यही सब इमेजिन करके उसे अब हंसी आने लगी थी। अभिमान जैसे जैसे आगे आता वैसे वैसे आराध्या पीछे हट रही थी। आराध्या हंसने लगी। अभिमान ने इस बार उंगलियां चलाते हुए थोड़ा सा आराध्या की कमर को छुआ। आराध्या जोर से हंसने लगी। अभिमान कभी आराध्या की गर्दन को छूता और कभी उसकी कमर पर, और ऐसे करते हुए अभिमान आराध्या के थोड़ा सा करीब चला गया। आराध्या से बर्दाश्त नहीं हुआ, जोर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कई बार इशारों में अभिमान को खुद से दूर जाने के लिए कहा, लेकिन आज अभिमान अपनी पूरी बैलेंस शीट मैच करने वाला था। आराध्या इतनी जोर से हंस रही थी कि नीचे तक उसकी आवाज आ रही थी। हॉल में इस वक्त कोई नहीं था, सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे, लेकिन अनिरुद्ध वहीं हॉल में ही खड़ा हुआ था। उसका सोने का मन नहीं था, उसका दिल अभी भी परेशान था। जैसे ही उसने आराध्या के हंसने की आवाज सुनी, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने पलट कर देखा तो अभिमान और आराध्या दोनों ही सीढ़ियों के पास कॉरिडोर में खड़े हुए हंस रहे थे। ना जाने क्यों उस वक्त अनिरुद्ध को बहुत अच्छा लगा। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे आराध्या का डिसीजन सही था। और तभी पीछे से किसी ने हाथ रखा। अनिरुद्ध ने पलट कर देखा तो आर्या खड़ी थी। आर्या बोली, यकीन मानो अनिरुद्ध, तुम्हारी बहन यहाँ खुश रहेगी। अनिरुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिलाकर चला गया। उसके जाते ही आर्या ने अभिमान और आराध्या को देखा और फिर उनकी बलाएं लेती हुई बोली, भगवान करे मेरे बेटे को जल्दी अकल आ जाए। आर्या भी फिर वहां से चली गई, लेकिन अभिमान अभी भी आराध्या को गुदगुदी कर रहा था। अचानक ही आराध्या पीछे हटती हुई सीढ़ियों के पास आ गई। उसका पैर फिसलने ही वाला था कि अभिमान ने उसकी कमर पर हाथ डालकर अपनी तरफ खींचा और वह उसके सीने से जा लगी। आराध्या अभिमान की धड़कनों का शोर सुन रही थी। अभिमान की धड़कन जोरों से धड़क रही थी। जब आराध्या सीढ़ियों के पास गिरने को हुई तो अभिमान की तो जैसे जान ही निकल गई थी, लेकिन वह अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट था। उसने अपने चेहरे पर आने ही नहीं दिया कि वह कितना डर गया था। फिर उसने आराध्या को खुद से दूर किया और बोला, जाओ, जाकर सो जाओ, वरना गिर जाओगी, मर जाओगी और मेरे घर वाले मुझे मार देंगे। इतना कहकर अभिमान पलट गया। उसने अपना एक हाथ अपने दिल के पास रखा, जैसे वह अपनी बढ़ती हुई सांसों को
कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। वहीं आराध्या तो हैरान होकर अभिमान को जाते हुए देख रही थी। उसे स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि अभिमान डर गया था, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स को दबा लिया। आराध्या ने भी एक गहरी सांस ली और फिर अपने कमरे की ओर चली गई। अभिमान अपने कमरे में आया, उसने गेट बंद किया। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो आराध्या का गिरना उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसने खुद से ही कहा, गिलहरी कहीं की, गिर जाती ना तो हड्डी पसली एक हो जाती। आराध्या भी अपने कमरे में आई तो उसके चेहरे पर भी हैरानी थी। उसे भी वह पल याद आ रहा था जब उसने अपना सिर अभिमान के सीने पर रखा था और अभिमान का दिल जोरों से धड़क रहा था। फिर उसने अपने ख्याल को झटकते हुए कहा, वह मुझे प्यार नहीं करता, नाटक करता है, जैसे उस रात किया था। उसके बारे में ज्यादा मत सोच, तू भूल गई उसने तुझे क्या कहा था कि तेरा हाथ पकड़कर मेंशन से बाहर निकाल देगा। मत सोचो उसके बारे में। अगर अभी तू उसके बारे में सोचेगी तो तुझे फिर से हर्ट करेगा। आराध्या ने अपने दिल को समझाया और बालकनी में चली गई। उसी के बराबर की बालकनी में अभिमान खड़ा था जो चांद को निहार रहा था। आराध्या भी आकर चांद को निहारने लगी। सरगम भी अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रही थी, अपनी मेहंदी को सुखाने की कोशिश कर रही थी। और तभी देव कमरे में आया। देव ने सरगम को देखा तो उसकी नजर सरगम पर ही ठहर गई। सरगम ने एक ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। देव जब जब सरगम को देखता था उसे पॉजिटिव फीलिंग आती थी। उसे कहीं ना कहीं तो महसूस होता था कि सरगम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने में तो पूरा खानदान माहिर था और वही सिस्टम देव के अंदर थे। देव ने एक नज़र सरगम को देखा, उसे मुस्कुराहट पास की और बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर आया। सरगम अभी भी इधर उधर चक्कर लगा रही थी। देव ने सरगम की मेहंदी को देखकर कहा, तुम्हारी मेहंदी तो बड़ी सुंदर है। सरगम बोली, नहीं, आराध्या की ज्यादा सुंदर है। देव बोला, तुम आराध्या से जल रही हो। सरगम को देव की बात सुनकर हंसी आ गई। सरगम ने हंसते हुए कहा, कहाँ जल रही हूँ, बल्कि बता रही हूँ कि आराध्या की मेहंदी ज्यादा सुंदर है, उसकी पसंद ज्यादा अच्छी है। उसने जो डिजाइन डिसाइड किया था वह बहुत खूबसूरत था। देव बेड पर बैठता हुआ बोला, तो तुमने वह डिजाइन क्यों नहीं पसंद किया? सरगम देव के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, क्योंकि मेहंदी आराध्या के नाम की है। आज सबसे अच्छी मेहंदी आराध्या को लगनी चाहिए क्योंकि वह दुल्हन है। जब मैं दुल्हन थी तो मेरी मेहंदी सबसे अच्छी थी, अब वह दुल्हन है तो उसकी मेहंदी सबसे अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैंने वह डिजाइन पसंद नहीं किया, वरना पसंद तो पहले मुझे वही आया था, लेकिन जब आराध्या ने उसे पसंद किया तो मैंने छोड़ दिया। देव तो हैरानी से सरगम को देख रहा था। कुछ भी तो नहीं था सरगम के पास, ना माँ, ना बाप, ना अपना घर, ना ऐसा कुछ। कुछ था तो संस्कार थे, कुछ था तो किसी के लिए कुछ करने की इच्छा थी, कुछ था तो वह बड़प्पन था। और इसी बड़प्पन के चलते उसने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी तबाह होने से बचा ली थी। देव ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आजकल तुम अपने अनाथ आश्रम नहीं जा रही? सरगम ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, कुछ दिन तक नहीं जाऊंगी, घर में शादी है ना, बड़ी माँ ने मना किया है, शादी खत्म होगी वैसे ही चली जाऊंगी। देव बेड पर लेटा हुआ बोला, ठीक है, मैं सोता हूँ, तुम अपनी मेहंदी सुखा लो। सरगम हल्का सा मुंह बनाते हुए बोली, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मेरी बातों से बोर हो रहे हो? इतना कहकर वह चेहरे पर हल्की सी उदासी लेकर देव के सामने से चली गई और देव एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ लेट गया। सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन नींद तो उससे कोसों दूर थी। हर बार यही होता था। देव को लगता था कि वह ठीक हो गया है, लेकिन अभी ठीक नहीं हुआ था। सरगम के बिना उसे नींद नहीं आती थी। देव थोड़ा सा बेचैन होने लगा। वह अपनी जगह से उठकर सोफे पर जाकर लेट गया, लेकिन देव को उस पर नींद नहीं आई। सरगम देव को देख रही थी और मन ही मन हंस भी रही थी, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। देव ने हल्के गुस्से में सरगम को देखा और फिर बालकनी में चला गया। देव बालकनी में इधर उधर चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके सिर में दर्द भी होने लगा था। आखिर देव थक हार कर वापस आया। उसने कबर्ड से हेयर ड्रायर निकाला और फिर सरगम की बाजू पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के पास लेकर आया। उसने सरगम को चेयर पर बैठाया और खुद ड्रायर से उसकी मेहंदी सुखाने लगा। यह सब देखकर सरगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देव हल्के गुस्से में बोला, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, मुझे
मुझे नींद नहीं आ रही और तुम शायद भूल गई कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है। यह सुनकर कहीं न कहीं सरगम को थोड़ा-सा बुरा लगा, इसलिए उसने एक उदासी भरी आवाज़ में कहा, नहीं, मुझे याद है आपने मुझसे शादी क्यों की है। वह तो मैंने मेहंदी लगाई हुई थी, इसलिए नहीं सुला पाई, लेकिन अब सूख जाएगी तो आपको सुला दूँगी। देव अभी भी सरगम के इमोशंस से थोड़ा-सा अनजान था। उसने सरगम की मेहंदी सुखाते हुए कहा, गुड गर्ल। थोड़ी देर में सरगम की मेहंदी सूख गई। देव ने हाथ लगाकर देखा तो सरगम की मेहंदी सूख चुकी थी। देव ने अगले ही पल सरगम को गोदी में उठा लिया और फिर उसे बेड पर लाकर ऑलमोस्ट पटक दिया। सरगम गुस्से में देव को देख रही थी। देव बोला, मुझे ऐसे मत देखो, सिर बहुत फट रहा है। इतना कहकर सरगम की गोद में सिर रखकर लेट गया। सरगम ने जैसे ही मेहंदी वाले हाथों से देव के सिर को छुआ, देव को तो जैसे चैन पड़ गया। धीरे धीरे देव ऐसे ही सो गया और सरगम देव के बालों को सहलाती रही। दूसरी तरफ क्रिस मीरा के कमरे में गया। उसने देखा तो हीर और मीरा दोनों ही अपनी अपनी मेहंदी सुखाने के लिए इधर उधर चक्कर लगा रही थी। क्रिस बोला, क्या बात है, मीरा ने तो परमानेंट इसी कमरे को अपना कमरा समझ लिया। यह तो यहाँ से जाती ही नहीं है, अभी तो कमरा कब्जा किया है, कुछ ही दिनों में मेरे माँ बाप को भी अपना बना लेगी। यह दोनों बहनें किसी को भी कुछ ही वक्त में अपना बना लेती हैं। इनकी औकात की बात समझ नहीं आती। उसे जो समझ आया वह बस इतना था कि उसने कमरे को परमानेंट बना लिया था और अब उसके माँ-बाप को भी अपना बना ले कि यह समझकर मीरा का दिल भर आया। उसने भरे गले से हीर की ओर देखकर कहा, बड़ी माँ, मैं बस जा रही हूँ। इतना कहकर वह वहां से चली गई। क्रिस उसे जाता हुआ देख रहा था और तभी हीर ने गुस्से में क्रिस को कहा, रुला दिया ना उसे। फिर से क्रिस हैरानी से अपनी माँ को देखकर बोला, अरे मैंने क्या किया? हीर गुस्से में बोली, जब किसी इंसान के पास कोई चीज नहीं होती और उसे उस बात का ताना मिलता है तो उसे दुख होता है। मेरे भी माँ बाप नहीं थे। जब मुझे कोई उस बारे में बोलता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मीरा को भी बुरा लगता है। अब जाओ, जाकर उससे माफी मांगो। क्रिस बोला, मैं माफी मांगूंगा? क्रिस रघुवंशी मीरा से माफी मांगेगा? तभी हीर ने एक थप्पड़ क्रिस के गाल पर जड़ दिया और क्रिस चूहे की आवाज निकाल कर बोला, हाँ यही तो कहा मैंने कि मैं माफी मांग लूंगा। आपने अपनी मेहंदी भी खराब कर ली। हीर क्रिस से गुस्से में बोली, मेहंदी सूख गई मेरी, अब जाकर उस लड़की से माफी मांग ले, वरना एक और चाटा लगेगा। अपनी माँ के कहने के अनुसार क्रिस मीरा को ढूंढता हुआ मीरा के कमरे में आया। उसने जैसे ही मीरा के कमरे में कदम रखा उसे सुबकने की आवाज आई। अब जाकर क्रिस को समझ आया कि उसने सच में मीरा को हर्ट कर दिया। उसने कमरे में नजर घुमाई तो मीरा उसे कहीं दिखाई नहीं दी। क्रिस बालकनी में गया तो उसने देखा मीरा बालकनी में बैठी हुई थी। उसने अपने घुटने मोड़े हुए थे और अपना सिर घुटनों में छुपाया हुआ था। उसके सुबकने की आवाज उस सन्नाटे में साफ दिखाई दे रही थी। क्रिस थोड़ा सा इमोशनल हो गया। उसे शायद मीरा का दर्द महसूस नहीं होता था क्योंकि उसके पास तो सब कुछ था, माँ बाप, एक अच्छी जिंदगी, दुनिया भर का पैसा, एक अच्छी फैमिली, प्यार करने वाले भाई। लेकिन मीरा के पास क्या था? सिर्फ एक उसकी बहन। उसने भी अपनी जिंदगी देव को डेडिकेट कर दी थी। मीरा और सरगम वैसे तो एक ही घर में रहते थे लेकिन दोनों साथ में बहुत कम वक्त बिताते थे। सरगम ज्यादातर अपना समय अनाथ आश्रम में बिताती थी। जब घर आती थी तो देव के साथ टाइम स्पेंड करती थी। ऐसा नहीं था कि वह अपनी बहन को भूल गई थी, लेकिन वह अपनी बहन को लेकर अब काफी हद तक सिक्योर थी और इसीलिए मीरा हीर के करीब चली गई। क्रिस भी मीरा के पास वहीं बालकनी में बैठ गया। उसने मीरा की बाजू पर हाथ रखकर कहा, ए छुटकी, इतना क्यों रो रही हो? जैसे ही मीरा ने क्रिस की आवाज सुनी, चेहरा उठाकर क्रिस को देखा और फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं तो मैं तो नहीं रो रही। क्रिस ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन तुमने तो दिल पर ही ले लिया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम माँ के पास रहती हो तो, लेकिन तुम जब रूठती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो उठो। इतना कहकर उसने मीरा के हाथ को पकड़कर उठा दिया और फिर उसे कमरे में लेकर आया। उसने मीरा को सोफे पर बैठाया और फिर उसके सामने बैठता हुआ बोला, देखो, बात बात पर आंसू नहीं बहाते। तुम खुद ही सोचो, पहले तुम दोनों बहनों के पास कुछ नहीं था, लेकिन अब सब कुछ है, इसीलिए जो होता है उसमें खुश रहना चाहिए। समझी? मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। क्रिस अपनी जगह से उठकर मीरा के बराबर में बैठ गया। उसने मीरा का चेहरा अपने
अपने सीने पर रखा और उसके बालों को सहलाता हुआ बोला, छुटकी रोया मत करो, तुम्हारी मोटी मोटी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। क्रिस ने फिर मीरा को खुद से दूर किया और अपने हाथों से उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, अच्छा मैं अपनी गलती मानता हूँ, आई एम सॉरी, तुम चाहो तो माँ के पास जा सकती हो। यह सुनते ही मीरा ने हिम्मत करते हुए पूछा, आपको बुरा नहीं लगेगा? क्रिस ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बुरा क्यों लगेगा, बल्कि तुम मम्मी के आसपास रहती हो तो मुझे अच्छा लगता है कि वह तुम्हें मेरी कसम। इतना ही कहा था कि मीरा हैरानी से क्रिस को देख रही थी और क्रिस ने फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बस अब रोना बंद करो और जाओ, जाकर माँ के पास सो जाओ, सुबह शादी है ना। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और उठकर जाने लगी। क्रिस मीरा को जाते हुए देख रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, मीरा कितनी इनोसेंट है और मैं कितना लोफर। क्या सच में मीरा और इसका फ्यूचर में कुछ हो सकता है? यह सोचकर क्रिस खुद में ही खुश हो रहा था। वहीं मीरा आंसू पोंछती हुई हीर के पास चली गई। हीर बेड पर लेटी हुई थी। उसने जैसे ही मीरा को देखा और मीरा भी जल्दी से आकर हीर के पास जाकर लेट गई। मीरा ने कसकर हीर को पकड़ लिया। हालांकि मीरा 18 साल से ऊपर की थी, लेकिन थी थोड़ी बच्ची, इसीलिए उसे हीर के साथ बहुत अच्छा लगता था। थोड़ी देर तक हीर मीरा के बालों को सहलाती रही और मीरा सो गई। मीरा सोई ही थी कि तभी हर्षवर्धन कमरे में आया। हर्षवर्धन ने मीरा को हीर के पास देखा तो उसे थोड़ा सा बुरा लगा। आखिर सच बात तो थी, मीरा रोज ही हीर के पास सोने लगी थी और यह बात कहीं ना कहीं हर्षवर्धन को भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसे भी हीर के पास ही नींद आती थी। हर्षवर्धन ने कमर पर हाथ रखकर कहा, लगता है आज फिर स्टडी रूम में सोना पड़ेगा। हीर ने हर्षवर्धन को उंगली से चुप रहने का इशारा किया और फिर बेड से उतर गई। उसने मीरा को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर हर्षवर्धन की बाजू पकड़कर अब बालकनी में लेकर आई। बालकनी में एक बड़ा सा सोफा रखा हुआ था। हीर और हर्षवर्धन दोनों ही बैठ गए। हीर बोली, मुझे समझ नहीं आता, आप बाप बेटे को हुआ क्या है? अगर मीरा थोड़ा मेरे साथ वक्त गुजार लेगी तो क्या हो जाएगा? आप तो जानते हो ना, बिना माँ की बच्ची है। हर्षवर्धन सोफे पर पसर गया। उसने भी अपना सिर हीर की गोद में रख लिया और बोला, मैं कह रहा हूँ कि उसे अपने पास मत आने दिया करो, क्योंकि तुम तो जानती हो जब तक मैं तुम्हारी गोद में सिर ना रखूं मुझे नींद नहीं आती। अब या तो कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि वह भी तुम्हारे पास रहे और मैं भी। हीर हर्षवर्धन के बालों में हाथ फेरती हुई बोली, एक ही रास्ता तो है, पता नहीं आप मानेंगे या नहीं। हर्षवर्धन बोला, वो जी क्यों नहीं मानूंगा साहिबा, तुम बताओ तो, तुम्हारी तो हर बात तुम्हारा साहब मान लेगा। हीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, आपको नहीं लगता कि हमें अब क्रिस के बारे में भी? हीर ने इतना ही कहा था कि तभी हर्षवर्धन का फोन रिंग करने लगा। हर्षवर्धन ने उठकर अपना फोन देखा और हीर से बोला, मिस्टर बजाज का फोन है। इतना कहकर वह तो फिर से उठकर दूसरी तरफ गया और फोन रिसीव करने लगा। करीब 20 मिनट बाद वापस हीर के पास आया और बोला, मिस्टर बजाज अपनी फैमिली के साथ अभिमान की शादी में आ रहे हैं। हीर बोली, यह तो अच्छी बात है। हर्षवर्धन बोला, एक और बात मैं तुम्हें बताना भूल गया, मिस्टर बजाज की बेटी है बानी, वह क्रिस की शादी बानी से करना चाहते हैं। यह सुनते ही हीर के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। हीर बोली, आपको यह रिश्ता मंजूर है? हर्षवर्धन ने कहा, कहाँ बानी और कहाँ क्रिस बचपन के दोस्त हैं, दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि क्रिस को बानी से अच्छी लड़की मिलेगी। हीर भी हैरानी से हर्षवर्धन को देख रही थी। उसने अभी कुछ कहा नहीं। इतने में हर्षवर्धन ने कहा, तुम जानती हो अगर क्रिस की शादी बानी से होती तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट बजाज इंडस्ट्रीज के साथ शुरू होने वाले हैं। हीर ने बस धीरे से कहा, क्या आप अपने बेटे की शादी सिर्फ इसीलिए बानी से करना चाहते हैं क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट होगा? हर्षवर्धन ने हीर की तरफ देखकर कहा, क्या क्रिस को कोई लड़की पसंद है? क्या तुम नहीं चाहती कि क्रिस की शादी बानी से हो? अगर तुम तो उसकी शादी बानी से नहीं करना चाहती तो तुम मुझे साफ साफ बता सकती हो, मैं मिस्टर बजाज को मना कर दूंगा। हीर ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस आपसे यह पूछ रही हूँ कि आप अपने बेटे की शादी बानी से सिर्फ इसीलिए करना चाहते हैं
क्योंकि हमारी कंपनी को फायदा होगा। हर्षवर्धन बोला, देखो हीर, इसमें दो राय नहीं है कि बानी और क्रिस एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। जहां तक मैं मिस्टर बजाज की फैमिली को जानता हूं, वह भी बहुत अच्छे हैं, तो इसमें हर्ज ही क्या है। अगर क्रिस और बानी की शादी हो जाएगी तो हमारे रिश्ते बजाज फैमिली के साथ मजबूत होंगे, जिससे हमारी मार्केट में पकड़ बनी रहेगी। लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो यह शादी नहीं होगी। क्रिस पर मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है। तुम क्रिस के लिए जो डिसाइड करोगी वही सही होगा। हीर कुछ सोच कर बोली, आप एक बार क्रिस से पूछिए ना, कहीं ऐसा तो नहीं उसे कोई लड़की पसंद हो। हर्षवर्धन बोला, वह मेरा बेटा है, उसे कोई लड़की पसंद नहीं होगी। यह सुनकर हीर ने आईब्रो चढ़ाकर हर्षवर्धन को देखकर कहा, ए जी, आपको भी तो मैं पसंद आई थी, तो फिर आपके बेटे को कोई पसंद क्यों नहीं आ सकती। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर हीर को देखा और फिर सोफे पर लेट गया। उसने अपना सिर हीर की गोद में रखकर कहा, आज क्रिस के रिश्ते पर बहुत डिस्कशन हो गया, बाकी अभिमान की शादी के बाद देखेंगे। अभी तुम मेरा सिर दबा दो, बहुत दुख रहा है। हीर ने अपना हाथ हर्षवर्धन के सिर पर रखते हुए खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, बाप बेटे का सिर बहुत दुखता है। यह सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन हीर उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। ना तो वह अपने दिल की बात हर्षवर्धन को बता पा रही थी और ना ही बानी को क्रिस के लिए एक्सेप्ट कर पा रही थी। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी जिसकी उम्र करीब 50 साल के आसपास होगी और बैठा हुआ था, शरीर से बहुत कमजोर था। उसके चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी जिसमें सफेद बाल भी आए हुए थे। उसकी आंखें किसी का इंतजार कर रही थी। वह अंधेरा काला कमरा उस आदमी को लगभग पागल ही कर चुका था। वह आदमी कोई और नहीं, डैनी था, जो पिछले 20 साल से उस कमरे में ही था। डैनी ने अपनी आंखें बंद की और उसे वंदना दिखाई दी, जिसने हल्के पीले रंग का सूट पहना हुआ था और जो अपनी बाहें फैलाए डैनी का इंतजार कर रही थी। डैनी को कुछ बीते हुए पल याद आए। फ्लैशबैक। डैनी लड़खड़ाते कदमों से अपने फ्लैट की ओर आ रहा था। उसने फ्लैट के गेट के बाहर आकर बेल बजाई, लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला। डैनी ने फिर बेल बजाई और फिर वंदना ने गेट खोला। डैनी ने वंदना को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जबकि वंदना उसके चेहरे पर डर आ गया। उसने कभी डैनी को ऐसे नहीं देखा था। वह तो हमेशा ही डैनी को होश में देखती थी। वंदना को समझते देर नहीं लगी कि आज डैनी नशे में है और इसीलिए उसे डर लग रहा था। डैनी ने अपना एक हाथ वंदना की ओर बढ़ाया और वंदना थोड़ा सा पीछे हटकर धीरे से बोली, आप पी कर आए हैं। डैनी फ्लैट के अंदर आया। उसने गेट बंद किया और अगले ही पल वंदना की कमर पर हाथ डालकर खुद से सटाते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में इतना नशा है कि मुझे किसी और नशे की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही वंदना की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने डैनी को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन डैनी, शायद उसने मन ही मन वंदना को एक्सेप्ट कर लिया था। शायद वह वंदना से शादी करने वाला था। होश में अपनी बात बोल नहीं सकता था, इसीलिए नशे का सहारा लेकर अपने फ्लैट में आया था। डैनी ने झुकते हुए वंदना के गर्दन पर होंठ रख दिए और वंदना, उसकी तो दिल की धड़कन जोरों से धड़कने लगी। उसने डैनी को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन डैनी, वह तो वंदना से 1 इंच भी नहीं हिला। अगले ही पल वंदना को गोद में उठा लिया और उसे बेडरूम की ओर ले जाने लगा। वंदना बुरे तरीके से दर्द में थी। अचानक ही डैनी का भी मन बदल गया था, वरना तो वह वंदना से पूरी दूरी बनाकर भी रखता था। लेकिन जब से आर्या ने उसके दिमाग में वंदना को लेकर फीलिंग्स डाली थी, तब से बदल गया था। डैनी वंदना को लेकर बेडरूम में आया। उसने वंदना को बेड पर लिटा दिया। वंदना पीछे खिसकती हुई हाथ जोड़कर बोली, यह आप क्या कर रहे हैं, ठीक नहीं है। डैनी ने अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंका और वंदना के करीब होता हुआ बोला, कुछ भी गलत नहीं है वंदना, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, बहुत प्यार। अब तुमसे दूर नहीं रह सकता, तुम्हें सबसे मिलवाना चाहता हूँ। यह सुनते ही वंदना हैरानी से डैनी को देख रही थी। फिर उसने धीरे से लेकिन लड़खड़ाते जुबान में कहा, किससे मिलवाना चाहते हो। डैनी वंदना के ऊपर झुक गया। उसने अपना सारा भार वंदना पर डाल दिया और फिर अपना चेहरा वंदना की गर्दन में छुपाते हुए बोला, मेरी फैमिली नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी जरूरत है। वंदना, मेरा साथ दो ना, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इतना कहकर उसने वंदना के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और अपने होंठ वंदना के होंठ पर रख दिए। वंदना की तो जैसे जान ही निकल गई। अगली सुबह जब डैनी
डैनी की आंख खुली तो उसने अपने सीने पर भार महसूस किया। डैनी के सिर में इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने जैसे तैसे अंगड़ाई ली और चेहरा झुकाकर देखा तो वंदना उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी। जैसे ही डैनी ने वंदना को अपने इतने करीब देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और अगले ही पल उसे वह सब कुछ याद आ गया जो उसने कल रात वंदना के साथ किया था। वह याद करके डैनी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वंदना से नजरें कैसे मिलाएगा। कल रात वंदना रोती रही लेकिन डैनी नशे में था, जिस वजह से वह वंदना के साथ हद पार करता रहा। वंदना भी अब डैनी को रोकते रोकते थक गई थी। उसने भी खुद को डेडिकेट कर दिया था। हालांकि उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। देखा जाए तो डैनी ने नशे की हालत में वंदना के साथ जबरदस्ती की थी और वंदना चाह कर भी उस जबरदस्ती को रोक नहीं पाई। डैनी ने कल रात अपनी मनमानी तो कर ली लेकिन अब वह गिल्ट से मरे जा रहा था और समझ भी नहीं आ रहा था कि वंदना ने कल रात मेंटली और फिजिकली कितना टॉर्चर सहा होगा। डैनी ने फिर प्यार से वंदना का सिर तकिए पर रखा और उसके चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए कहा, आई एम सॉरी वंदना, मैं कल होश में नहीं था लेकिन अब होश में हूँ। अब मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। इतना कहकर डैनी ने झुककर वंदना के माथे को चूम लिया। वंदना ने धीरे से आंख खोली तो उसकी नजरें डैनी से टकराई। अगले ही पल वंदना की आंखें भर आई। उसे भी कल रात जो कुछ भी हुआ था वह एक ही पल में याद आ गया। कल रात वंदना ने डैनी को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन डैनी नहीं रुका। वंदना को दर्द भी हो रहा था। उसके और डैनी के बीच इतनी बातचीत भी नहीं होती थी कि वंदना अपना दर्द डैनी को बता पाती। चुपचाप ऐसे ही लेटी हुई वंदना डैनी की आंखों में देख रही थी। डैनी ने एक बार फिर वंदना के माथे को चूमकर धीरे से उसके गाल को सहलाते हुए कहा, आई लव यू वंदना। वंदना की आंखें बहने लगी। बोलने की हालत नहीं थी वंदना की। वही डैनी ने वंदना को अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर को फिर से सहलाते हुए बोला, सॉरी, बोलने के अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन सच कहता हूँ, तुम्हारे करीब दिल से आया था। दिल से चाहता हूँ कि तुम और मैं एक अच्छी जिंदगी बिताएं। मानता हूँ मेरी गलती है। मुझे तुम्हारे दिल की बात पूछनी चाहिए थी, पर क्या करता। कल नशे की हालत में मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। माफ कर दो वंदना। जैसे तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है। हम दोनों मिलकर एक अच्छी फैमिली बनाएंगे। हमारा एक बेटा होगा, एक बेटी होगी। वंदना तो डैनी के सीने पर अपना सिर रखकर उसकी बातें सुन रही थी। अचानक ही वह बोली, हमारे बेटे का नाम अनिरुद्ध होगा। डैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह समझ गया था कि वंदना ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने ज्यादा इरिटेट न करते हुए कहा, अच्छा, और बेटी का नाम आराध्या। वंदना अपने आंसू पोंछकर डैनी से दूर होकर बैठ गई। उसने खुद को ठीक से कवर किया और बोली, हाँ ठीक है, बेटी का नाम आराध्या रखेंगे। डैनी ने अनजान बनते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अचानक ही वंदना फिर से रोने लगी। डैनी ने वंदना की आंखों में आए हुए आंसू को साफ करते हुए कहा, अब क्यों रो रही हो। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। बेटे का नाम अनिरुद्ध रखेंगे और बेटी का नाम आराध्या। लेकिन वंदना कुछ नहीं बोली, चुपचाप सिर झुकाकर रोती रही। डैनी ने वंदना के गाल दोनों हाथों में भरकर ऊपर किया और बोला, बताओ ना क्या हुआ। वंदना ने बिल्कुल धीरे से कहा, दर्द हो रहा है। डैनी ने एक बार फिर वंदना को अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूमकर बोला, मैं बहुत बुरा हूं ना। वंदना ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी और डैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद डैनी ने वंदना को बाहों में उठा लिया और वॉशरूम में ले जाने लगा। वंदना बोली, आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। डैनी ने कहा, अब तुम्हें कल रात मैंने इतनी तकलीफ दी है तो उस तकलीफ को कम भी मुझे ही करने दो। वंदना तो हैरानी से डैनी को देख रही थी। एक ही रात में डैनी ने कितना परिवर्तन आ गया था। वह डैनी जो किसी से बिना गुस्से से बात नहीं करता था, वह वंदना को कितने प्यार से ट्रीट कर रहा था। और यही सब सोच सोच कर वंदना की आंखें एक बार फिर भर आई। तब तक डैनी वंदना को वॉशरूम में ले आया। उसने वंदना को बाथरूम में बिठाया और उसकी चादर हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वंदना ने चादर कसकर पकड़ ली और बोली, मैं खुद कर लूंगी, अब आप चले जाइए। डैनी जाना तो नहीं चाहता था लेकिन समझता था कि वंदना इन सबको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाएगी। इसीलिए उसने एक बार फिर वंदना के बालों को चूमा और बाथरूम से बाहर चला गया।
बाहर आकर उसने कमरे में नजर घुमाई तो डैनी और वंदना के कपड़े बिखरे हुए थे, बेड भी पूरी तरीके से बिखरा हुआ था। डैनी को यह सब देखकर बुरा भी लग रहा था और कहीं ना कहीं उसे अच्छा भी लग रहा था कि वंदना सिर्फ उसकी है। थोड़ी देर बाद वंदना फ्रेश होकर बाहर आई। उसने अभी भी डैनी के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके अंदर डैनी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। डैनी ने भी वंदना को ऑकवर्ड फील न कराते हुए चुपचाप वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद डैनी भी लोअर टी शर्ट पहनकर बाहर आया और अपने बालों को पोंछ रहा था। वंदना कमरे में नहीं थी, लेकिन कमरा पूरी तरीके से साफ हो चुका था। डैनी को समझते देर नहीं लगी कि वंदना ने सारा काम कमरा साफ कर दिया है। जब से वह उस फ्लैट में रहने आई थी, तब से वह फ्लैट को बिल्कुल घर की तरह सजा कर रखती थी। डैनी कमरे से निकलकर बाहर गया तो उसने देखा वंदना किचन में नाश्ता बना रही है। थोड़ी देर बाद वंदना ने नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया, लेकिन उसने अभी भी डैनी की तरफ नहीं देखा। डैनी भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। उसने वंदना का बनाया हुआ आलू का पराठा खाया तो मुंह बनाता हुआ बोला, यह तो तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया। वंदना का दिल जोरों से धड़कने लगा। यह पहली बार था जब डैनी ने उसके खाने को बुरा कहा था। डैनी ने चाय का सिप लिया और बोला, इसमें तुमने कितना सारा नमक डाल दिया। वंदना, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुमने कैसी चाय बनाई है? वंदना हैरानी से बोली, नहीं, चाय तो मैंने अच्छी बनाई थी। डैनी हल्के गुस्से में वंदना की तरफ चाय बढ़ाता हुआ बोला, अच्छा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। वंदना ने कांपते हाथों से डैनी के हाथ से चाय का कप पकड़ा और एक घूंट पीकर हैरानी से डैनी को देखते हुए कहा, नहीं जी, चाय तो मीठी है। डैनी ने वंदना के हाथ से कप लेकर उसमें सिप मार कर कहा, हाँ, अब मीठी हुई है। वंदना को तो कुछ समझ नहीं आया। वह तो अब भी डैनी को हैरानी से देख रही थी और तभी डैनी ने अपने हाथ को अपने माथे पर मार कर कहा, यार, इतना इनोसेंट भी नहीं होना था। फिर उसने वंदना की कलाई पकड़कर अपने पास खींचा और वंदना सीधा डैनी की गोद में जा गिरी। डैनी ने आलू का पराठा थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और वंदना की ओर बढ़ाते हुए कहा, जो दिल में है वह बोलती क्यों नहीं? चलो अब नाश्ता करो। वंदना डैनी की बाहों में झटपटाते हुए बोली, मैं कर लूंगी, आप कर लीजिए, आपको जाना होगा। डैनी ने वंदना को जबरदस्ती उस टुकड़े को खिलाकर उसे पीछे से बाहों में जकड़ते हुए कहा, मैं आज कहीं नहीं जा रहा। आज मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूंगा। बहुत सारी करोगी ना मुझसे बातें? वंदना ने हल्का सा पलट कर डैनी को देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद दोनों ने नाश्ता कर लिया। डैनी ने वंदना को अपनी गोद में बिठाकर ही नाश्ता करवाया था और फिर वंदना को गोद में ही उठाकर बालकनी में ले आया। बालकनी में पड़े छोटे से सोफे पर डैनी ने वंदना को बैठाया और खुद जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी कमर सोफे से लगाई और वंदना के हाथों को पकड़कर अपने बालों में रख दिया और फिर बोला, अच्छा बताओ, शादी में कौन से कलर का लहंगा पहनोगी? वंदना डैनी के बालों में अपने हाथ चलाने लगी और फिर धीरे से बोली, मुझे हॉट पिंक कलर का लहंगा चाहिए। डैनी ने वंदना को छेड़ते हुए कहा, लेकिन वह तो बहुत महंगा आता है। वंदना झट से बोली, नहीं नहीं, महंगा मत लेना, आपके बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे और आप तो जानते ही हैं मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। आप रहने दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही लहंगा पहनूंगी। डैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके कानों में आर्या के शब्द गूंजने लगे। आर्या ने कहा था कि वंदना तुम्हारे लिए परफेक्ट पार्टनर है और यह बात डैनी महसूस भी कर रहा था। ऐसी ही ना जाने कितनी सी बातें वंदना और डैनी ने उस बालकनी में बैठकर की। दोनों शादी की प्लानिंग कर रहे थे, या कह सकते हैं कि सिर्फ डैनी कर रहा था। वंदना तो हाँ में हाँ मिलाए जा रही थी, लेकिन अब वंदना कुछ हद तक डैनी के साथ घुल मिल गई थी। फ्लैशबैक एंड डैनी यह सब सोच रहा था जब वह और वंदना पहली बार करीब आए थे। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। तभी उस कमरे में एक आदमी आया। उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी। उसने काले रंग का सफारी सूट पहना हुआ था। गले में मोतियों की माला थी। वह आदमी कोई और नहीं, रणविजय सिंह राणा था। रणविजय ने डैनी को देखकर हंसते हुए कहा, क्या हुआ डैनी, आज फिर पुरानी यादों में चले गए? डैनी ने गुस्से में रणविजय को देखकर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ जिंदगी भर कैद कर लोगे? रणविजय ने हंसते हुए कहा, 20 साल से तुम यही कैद हो तो आने वाले 20 साल तक भी यही कैद रहोगे। सिवाय सारी जिंदगी भी तुम्हें ढूंढेगा ना, तब भी तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। डैनी ने भी एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम भूल गए हो, सिवाय सर ने तो वंशिका मैम को भी ढूंढ लिया था, सिवाय सर मुझे भी ढूंढ लेंगे। यह सुनते ही रणविजय सिंह हंसते हुए बोला, क्या बात है, बहुत वहम पाल रखा है।
वंशिका को ढूंढा था क्योंकि वह उसकी होने वाली सास थी, लेकिन तुम उसके लिए एक नौकर, और कभी मालिक अपने नौकर के लिए परेशान नहीं होता। वह तो तुम्हें कब का भूल चुका है, क्योंकि अगर उसे कुछ तुम याद होते तो अब तक तो तुम्हें ढूंढकर तुम्हारे परिवार वालों तक पहुंचा चुका होता। लेकिन तुम्हें पता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे भी अनाथ आश्रम में पल रहे हैं, और तुम्हारी वंदना, वह तो पागल खाने में है। सिवाय तुम्हें कभी नहीं ढूंढेगा। तुम यहीं रहते रहोगे, और मैं भी तुम्हें तब तक नहीं मारूंगा जब तक तुम्हारी अकड़ कम नहीं हो जाती। जिस दिन तुमने सिवाय का इंतजार करना छोड़ दिया, उसी दिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डैनी ने हंसकर कहा, तुम मुझे नहीं मारोगे रणविजय। अगर तुम्हारा मकसद मुझे मारना होता तो तुम मुझे कब का मार चुके होते। 20 साल तक इस काल कोठरी में कैद कर नहीं रखते। तुम्हारा मकसद कुछ और ही है, और जिस दिन सिवाय को तुम्हारे मकसद के बारे में पता चला, उस दिन तुम्हारी मौत निश्चित है। रणविजय को गुस्सा आ गया। उसने पास रखा हुआ एक मटका उठाया और डैनी के सिर में दे मारा। अगले ही पल डैनी के सिर से खून आने लगा और वह घुटनों के बल बैठ गया। रणविजय एक एक शब्द को चिल्लाते हुए कहा, मेरा मकसद किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेरा मकसद है रजावत खानदान को बर्बाद करना। मेरा मकसद है रघुवंशी खानदान को रोड पर लेकर आना, और वह मैं ला कर रहूंगा। बहुत सख्त जान है डैनी। सिवाय ने ही मुझे जेल भिजवा दिया था, लेकिन मैं वहां से भी निकल आया। जब तक मैं रघुवंशी खानदान को रोड पर नहीं लेकर आता, तब तक मरने वाला नहीं हूं, और इन सब में पहली बलि तुम्हारी होगी। तुम देखना, ज्यादा दिन तक तुम जिंदा नहीं रहोगे। तुम्हारी वंदना को तो मैं पागल कर चुका हूं। बचे तुम्हें भी बहुत जल्द जान से मार दूंगा। इतना कहकर रणविजय वहां से चला गया। डैनी, उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। पिछले 20 सालों से वह वहीं था। जीने की कोई उम्मीद नहीं, आंखों में कोई आशा नहीं, बस एक छोटा सा इंतजार कि सिवाय सर उसे बचाने जरूर आएंगे। लेकिन कब आएंगे यह तो डैनी को भी नहीं पता था। धीरे धीरे उसकी उम्मीद मर चुकी थी। उसकी आंखों में बस उसके दोनों बच्चे और वंदना ही थे। ऐसा तो रणविजय ने डैनी को तोड़ने की कई बार कोशिश की थी, और डैनी अंदर ही अंदर टूट भी रहा था, लेकिन उसने कभी रणविजय सिंह के सामने खुद को टूटा हुआ प्रेजेंट नहीं करता था। वह हमेशा से ही रणविजय को अकड़ कर जवाब देता था। रघुवंशी मेंशन सिवाय अपने कमरे में बैठा हुआ काम कर रहा था। आर्या वहां नहीं थी। कल शादी थी, इसीलिए वह हीर के साथ मिलकर तैयारी कर रही थी। अचानक ही सिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। सिवाय ने फोन देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सिवाय फोन लेकर बालकनी में गया और रिसीव करके बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? सामने से एक आवाज आई, हाँ सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। डैनी को राणा साहब ने ही किडनैप करके रखा हुआ है। सिवाय हैरानी से बोला, लेकिन उसको तो पुलिस स्टेशन में मौत हो गई थी ना? सामने से आवाज आई, सर, पैसा फेंकने से सब कुछ हो जाता है। राणा ने पुलिस वालों के सामने इतना पैसा फेंका है कि उसकी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? सिवाय की मुट्ठियां कस गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, इस बार राणा नहीं बचेगा। साले को जान से मार दूंगा। अभी मुझे यह बताओ, डैनी कहाँ मिलेगा? अगले 10 मिनट में सिवाय कमरे से बाहर आया। उसने हॉल में नजर घुमाई तो कुछ नौकर अपना काम कर रहे थे। सिवाय ने हॉल में खड़े होकर जोर से चिल्लाते हुए राजवीर को आवाज लगाई। राजवीर। सिवाय की एक ही आवाज सुनकर राजवीर अपने कमरे से बाहर आया। इस वक्त उसके हाथ में एक किताब थी। शायद वह किताब पढ़ रहा था। उसने सिवाय की ओर हैरानी से देखा तो सिवाय ने बस गुस्से में उसे अपने पास आने का इशारा किया। राजवीर ने पास रखे टेबल पर उस किताब को रखा और अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ नीचे आया। सिवाय ने एक और आवाज लगाई, दिव्यांश। दिव्यांश भी कमरे से बाहर आया। उसने सिवाय को देखा तो सिवाय ने उसे भी नीचे आने का इशारा किया। दिव्यांश भी अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ नीचे आया। सिवाय ने दोनों को देखकर कहा, मिशन पर जाना है? दोनों ने हाँ में गर्दन हिलाई और तीनों मिलकर बाहर जाने लगे। और तभी पीछे से हर्षवर्धन ने आवाज लगाते हुए कहा, कौन से मिशन पर जाना है तुम तीनों को? तीनों ने पलटकर हर्षवर्धन को देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। सिवाय ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, चाचू, बहुत जरूरी काम है, हमें जाने दीजिए। हर्षवर्धन सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आया और तीनों को देखकर कमर पर हाथ रखकर बोला, तो मुझे बता कर जाओ, कौन सा जरूरी काम है? सिवाय ने गुस्से में अपने दोनों हाथ हर्षवर्धन के सामने जोड़कर कहा, चाचू प्लीज जाने दो, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, आपको नहीं बता सकता, जब आऊंगा तो बता दूंगा।
इतना कहकर शिवाय जाने के लिए पलटा और तभी हर्षवर्धन ने शिवाय की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखकर गुस्से में कहा, डैनी को बचाने जा रहे हो ना। अब शिवाय कुछ नहीं बोला, लेकिन हैरान था उसके चाचू को कैसे पता कि वह डैनी को बचाने जा रहा है, जबकि उसने तो यह बात राजवीर को भी नहीं बताई थी। शिवाय ने दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश ने ना में गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहता हो मैंने कुछ नहीं बताया। शिवाय हर्षवर्धन को हैरानी से देख रहा था। हर्षवर्धन बोला, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। एक बात याद रखो, मैं पहले से भी घर के बड़े होने की जिम्मेदारी निभा रहा था और अब भी निभा रहा हूँ। पहले भी तुम सब पर नजर रखता था और अब तो तुम्हारे बच्चों पर भी नजर रखता हूँ। तो मुझे बुद्धू समझने की भूल मत करना। मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रहा, लेकिन तुम मुझे सच बताकर भी जा सकते थे, लेकिन तुम तो मुझे इस लायक भी नहीं समझते कि तुम मुझे सच बताओ। यह सुनकर शिवाय को बुरा लग रहा था। उसने हर्षवर्धन को गले लगाकर कहा, ऐसा मत कहिए चाचू, मैं तो पहले ही बहुत परेशान था। मैं नहीं चाहता था कि आप भी परेशान हो जाओ, बस इसीलिए आपको नहीं बताया। हर्षवर्धन ने शिवाय को खुद से दूर करके कहा, मैं चलूंगा। दिव्यांश ने दोनों हाथ हवा में फैलाकर बोरियत में कहा, आप जाकर क्या करेंगे, हम जा रहे हैं ना, बचाकर ले आएंगे उसे। राजवीर ने भी हर्षवर्धन को मना करते हुए कहा, चाचू आप रहने दीजिए, आपके सिर में दर्द हो जाएगा, आप यहीं रहिए, हम ले आएंगे। हर्षवर्धन ने राजवीर के गाल पर हल्का सा चाटा मारकर कहा, तूने क्या मुझे बुढ़ा समझ लिया है? क्या तुम्हें लगता है कि इन बाजू में अब ताकत नहीं है? राजवीर ने अपने गाल पर हाथ रखकर नाम में गर्दन हिला दी और फिर आसपास देखने लगा, कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। हर्षवर्धन बोला, किसी ने नहीं देखा कि मैंने तुझे मारा, अब चुपचाप चलो। तभी वरदान का मैसेज आया। शिवाय ने मैसेज रीड किया तो उसमें लिखा था, आ जाओ मैं इंतजार कर रहा हूँ। उस मैसेज को हर्षवर्धन ने भी देख लिया, फिर आईब्रो चढ़ाकर कहा, क्या बात है, तेरा ससुर जा सकता है लेकिन मैं नहीं जा सकता। शिवाय इरिटेट होता हुआ बोला, अच्छा भाई चलो ना, चाचू क्यों ताने मार रहे हो? हर्षवर्धन भी अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ उनके साथ बाहर की तरफ आने लगा, लेकिन उसने एक और ताना शिवाय को मारते हुए कहा, ताना नहीं मार रहा बल्कि सच बता रहा हूँ। रजावत साहब को अपने दिल की बात बता देता है लेकिन मुझे नहीं बताता। शिवाय समझ गया कि कहीं ना कहीं हर्षवर्धन को यह चीज बुरी लगती है कि वह अपनी बातें अपने चाचू से शेयर ना करके अपने ससुर से करता है। लेकिन फिर उसने गाड़ी का गेट खोला, हर्षवर्धन को बैठने का इशारा किया और गाड़ी का गेट बंद करके शीशे में से हर्षवर्धन को देख रहा था। चाचू मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और यह जो आप इनसिक्योरिटी पाले बैठे हो ना, इसे दिल से निकाल दो। आपको परेशान नहीं करना चाहता, आपको हमेशा सेफ्टी जोन में रखना चाहता हूँ, इसीलिए आपको कुछ नहीं बताना चाहता कि आप परेशान हो, लेकिन फिर भी देखा आपको सब कुछ पता होता है। हर्षवर्धन ने हल्के गुस्से में कहा, तेरी यह बातें मुझ पर असर नहीं करती। आया बड़ा, चल जल्दी गाड़ी में बैठ, डैनी को लेकर आते हैं। लेकिन कुछ भी कहो, किस्मत अच्छी है आराध्या की, उसके माँ बाप उसका कन्यादान करेंगे। यह सुनकर दिव्यांश ने पलटकर हर्षवर्धन को हैरानी से देखा तो हर्षवर्धन ने कहा, डैनी वंदना के बारे में सबको पता है, बस सिर्फ इतना है कि हम लोग खुल के एक दूसरे से बात नहीं करते, और तो और हीर, आर्या, दृष्टि और रूही को भी पता है। मेरा मुंह मत देखो। दिव्यांश ने अपना चेहरा घुमा दिया और शिवाय ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अगले 1 घंटे में शिवाय ने गाड़ी बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर रोकी। वह सारा इंडस्ट्रियल एरिया था, रात होने की वजह से वहां कोई नहीं था। रघुवंशी सीनियर गाड़ी से बाहर उतरे तभी उनके सामने एक और गाड़ी आकर रुकी, उसमें से वरदान अकेला बाहर उतरा। नो डाउट इसमें दो राय नहीं थी कि वरदान बूढ़ा हो गया था, लेकिन हाँ अभी शेर ही था। वरदान को देखकर सीनियर रघुवंशी वरदान के पास गए। वरदान ने अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलकर सीनियर रघुवंशी को दिखाया। गाड़ी की डिग्गी में दुनिया भर के औजार थे जिन्हें वरदान अपने साथ लेकर आया था। शिवाय ने उसमें से जो गन उसे पसंद आई वह उठा ली, ऐसे ही दिव्यांश और राजवीर ने भी उठा ली, लेकिन हर्षवर्धन वह तो आंखें फाड़े सबको देख रहा था। हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए सीनियर रघुवंशी को देखकर कहा, तो मेरे पीठ पीछे यह सब भी होता है? वरदान बोला, रघुवंशी साहब रिएक्ट करने का टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल से डैनी का पता चला है, आप भी एक बंदूक उठा लीजिए और चलिए। हर्षवर्धन बंदूकों की ओर देख रहा था। वैसे तो हर्षवर्धन ने बहुत हाथों से पिटाई की थी, लेकिन कभी
गोली नहीं चलाई थी। इसलिए उसने वरदान को ना करते हुए कहा, नहीं रजावत साहब, रहने दीजिए, मैं हाथों से ही किसी का जबड़ा तोड़ने के लिए हूँ। वरदान ने एक बंदूक उठाकर हर्षवर्धन के हाथ में रखकर कहा, जहां हम जा रहे हैं वहां जबड़ा नहीं तोड़ना, सीने पर गोली मारनी है और उसके लिए हमें बंदूक की जरूरत होगी। हर्षवर्धन ने रजावत को देखकर हैरानी से कहा, यहाँ खून खराबा होगा और पुलिस नहीं आएगी। वरदान बोला, उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, पर हमें इस वक्त डैनी को यहाँ से लेकर जाना है। हर्षवर्धन ने भी बंदूक को देखकर वरदान से कहा, लेकिन यह चलती कैसे है? सिवाय बोला, चाचू, जब सामने मौत खड़ी होगी ना तो यह अपने आप चल जाएगी। अभी चलो, वक्त नहीं है, कल शादी की रस्म शुरू हो जाएगी और मैं अपनी छुई मुझ से वादा किया हूँ कि मैं डैनी को जल्द से जल्द वापस लेकर आऊंगा। आखिर डैनी की बेटी की शादी है, उसका तो शादी में होना बहुत जरूरी है। इतना कहकर सिवाय उस बिल्डिंग के अंदर चला गया और उसके पीछे पीछे राजवीर, दिव्यांश, वरदान, सबसे पीछे हर्षवर्धन भी चला गया। थोड़ी देर बाद वह एक बिल्डिंग के पास थे। उस बिल्डिंग में बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े थे जिनके हाथ में बंदूक थी। सिवाय छुपकर उन सबको देख रहा था। उसने वरदान को देखा तो एक दूसरे पिलर पर छुपा हुआ था और उसके पीछे हर्षवर्धन था। सिवाय ने वरदान को कुछ इशारा किया और वरदान ने हाँ में गर्दन हिला दी। वहीं दिव्यांश बार बार अपनी बंदूक को देख रहा था। सिवाय ने पलटकर दिव्यांश को देखकर कहा, यह क्या कर रहा है तू? दिव्यांश बोला, यार, यह बंदूक पिछली वाली नहीं है ना? याद है पिछली बार भी तो हम सासू माँ को बचाने आए थे, तब यह वाली बंदूक नहीं थी। सिवाय ने दांत पीसते हुए कहा, यह डिस्कशन करने का टाइम नहीं है, तू मेरी ले ले, मैं तेरी ले लूंगा। दिव्यांश बोला, नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। सिवाय ने फिर राजवीर को देखकर कहा, बी केयरफुल, चोट नहीं आनी चाहिए वरना घर में सबको पता चल जाएगा, और अगर घर में सबको पता चल गया तो हम सबकी खैर नहीं। चाचू को तो हम संभाल सकते हैं लेकिन अपनी अपनी बीवियों को नहीं, और तेरी बीवी तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वह तो पहले तुझसे लड़ेगी और फिर हम दोनों भाइयों का सिर्फ झगड़ेगी, समझ रहा है ना? राजवीर एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ समझ रहा हूँ, मेरी चटोरी बिल्ली मुझे बहुत प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ वरदान ने अपनी गन लोड की और हर्षवर्धन को पलट कर देख कर कहा, रघुवंशी साहब, अगर डर लग रहा है तो आप यहीं खड़े रहिए, मैं और सिवाय सब संभाल लेंगे। इससे पहले भी हम वंशिका को बचाकर लेकर आए। हर्षवर्धन को थोड़ा डर तो लग रहा था लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं आया। फिर उसने अकड़ कर कहा, नहीं नहीं, डरता नहीं हूं मैं तो बस आज पहली बार बंदूक पकड़ी है इसलिए थोड़ा सा नर्वस हो रहा था। वरदान ने हल्का हंसकर कहा, रघुवंशी साहब, वह तो आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। इतना कहकर वरदान आगे देखने लगा जहां बहुत सारे आदमी किसी सोल्जर की तरह बंदूक लेकर खड़े हुए थे, और तभी गेट खुला जिसमें से रणविजय सिंह राणा बाहर आया। रणविजय को देखकर राजवीर और सिवाय दोनों की आंखों में गुस्सा उतर आया। सिवाय तो गुस्से में आगे जाने लगा लेकिन तभी राजवीर ने उसकी बाजू पकड़कर उसे पीछे किया और बोला, यह वक्त नहीं है, हमें अभी डैनी को लेकर जाना है। रही बात राणा की तो इसे बाद में देख लेंगे, अभी जोश में होश मत गंवाओ, घर में शादी है, किसी एक के साथ भी बुरा हो गया तो घर में मातम छा जाएगा। राजवीर के समझाने से सिवाय समझ गया लेकिन अभी भी वह रणविजय को गुस्से में देख रहा था। रणविजय ने अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, अगर डैनी ने फिर से भागने की कोशिश की तो फिर से उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देना, साले में बहुत अकड़ है, ढीली हो जाएगी। इतना कहकर उसने एक गाड़ी की तरफ इशारा किया। वह गाड़ी आकर राणा के सामने खड़ी हो गई और वह गाड़ी एक दूसरी तरफ से घूमकर चली गई। उसके जाते ही वरदान और सीनियर रघुवंशी हरकत में आए। वरदान ने सिवाय को इशारा किया और सिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई। सिवाय ने अपनी गन लोड की और एक आदमी को पॉइंट करके गोली चला दी। जैसे ही सिवाय ने वह गोली चलाई वैसे ही वह आदमी जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। वह एक साइलेंट रिवॉल्वर से गोली चलाई गई थी जिस वजह से आसपास खड़े लोगों को पता भी नहीं चला कि उनका एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ है। ऐसे ही सिवाय ने 2-3 गार्ड को और गोली मार दी और वह भी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। वरदान ने भी ऐसे ही करके 2-3 आदमियों को मार दिया लेकिन अब उन गार्ड ने देख लिया कि उसके आदमी जमीन पर गिर रहे हैं। वह गार्ड हरकत में आए लेकिन तब तक 2-4 गार्ड और जमीन पर गिर पड़े थे। फिर वह गार्ड भी जल्दी से पिलर के पीछे छुप गए। उन्होंने भी एक गोली चलाई और वह गोली वरदान के पिलर में जाकर लगी। वरदान ने अपने गुस्से में गन लोड की और सामने देखता हुआ बोला,
साले जानता भी है किस पर गोली चलाई है। वरदान सिंह रजावत हूँ मैं, माफिया किंग रह चुका हूँ। यह सुनकर हर्षवर्धन की आंखें तो और ज्यादा फैल गई। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।